देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था ने जारी की है और उसमें भारत के 30 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1632 करोड़ बताई गई है। यहां तक कि उनकी एवरेज संपत्ति बताई गई है लगभग 54.5 करोड़ 54.24 करोड़ के आसपास। और यह भी बताया गया है कि इसमें से 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। और यह आश्चर्य की बात है कि देश में आम जनता के अच्छे दिन तो नहीं आ रहे, लेकिन यह रिपोर्ट पढ़ के लग रहा है कि नेताओं के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो और एनडीए गवर्नमेंट में मोदी जी को सपोर्ट भी दे रहे हैं, ये सबसे अमीर सीएम है। 931 करोड़ 931 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। और इस गरीबी वाली जो लिस्ट है उसमें दो मुख्यमंत्रियों के नाम का ज्यादा उल्लेख किया गया है। एक ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री, 15,38,000 रुपए। हालांकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि उनकी 34 प्रॉपर्टी तो उनके परिवार के नाम से है, वो करोड़ों की है, उसका तो उल्लेख ही नहीं है। लेकिन उनके अपने नाम पे कोई भी जमीन, कार या इस तरीके की संपत्ति नहीं है। और इसी लिस्ट में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी आते हैं, जिनके पास 55 लाख के आसपास संपत्ति है। तो जो टॉप 1 to 3 की लिस्ट बन रही है उसमें तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे जो अरुणाचल है वहां के सीएम है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, 332 करोड़ रुपए। और वो बीजेपी के हैं, पहले कांग्रेस में थे, 2016 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री इसमें पीछे नहीं है। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री 51 करोड़ 51 करोड़ के मालिक हैं। तो ये टॉप 3 मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाकी और भी कौन से मुख्यमंत्री हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, क्या वो आय से अधिक कमा रहे हैं, इतना पैसा कहां से आ रहा है, इन सब मुद्दे की चर्चा इस सेशन में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो उसकी अगर आप देखेंगे कि इनको तो कह दिया गया कि ये सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं, और बात भी सही है कि इनकी सैलरी अगर बात की जाए तो हर सीएम की सैलरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। आर्टिकल 164 में इनकी अपॉइंटमेंट होती है सीएम की, और दिल्ली जैसे राज्यों के लिए तो आर्टिकल 239 कैपिटल AA है, उसमें लिखा गया है सैलरी और ये सब बातें। तो यहां पे 164 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अलग अलग राज्यों के सीएम की सैलरी अलग अलग होगी, वो राज्य सरकार ही तय करेगी। यहां पे इनकी सैलरी 2.25 लाख है, और अगर उस हिसाब से भी जोड़ा जाए तो इनकी टोटल कमाई लगभग 30 लाख रुपए हो रही है। और सीएम का तो कोई खर्चा भी नहीं है, तो उतना भी नहीं शो हो रहा है। और ये सारी रिपोर्ट जो एडीआर ने दी है वो हवा में नहीं दी है, वो चुनाव लड़ते समय 2024 में और अन्य चुनाव आयोग के जो नामांकन होते हैं कैंडिडेट्स के, उसके हलफनामे में दिया गया है। एक होता है सेल्फ सॉन एफिडेविट्स, उसमें ये सारा उल्लेख किया गया है। तो ये कोई झूठा नहीं है, ये सब कुछ 100% सही है जो इसमें आंकड़े दिए गए हैं, क्योंकि नेताओं ने खुद दिए हैं। तो ये आंकड़े हैं, और अलग अलग राज्यों के सीएम की सैलरी अलग अलग है। जैसे मैं कुछ उदाहरण से बताऊं तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सैलरी 3,65,000 है, और उनकी संपत्ति बताई गई है एडीआर के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपीस। इसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी की सैलरी बताई गई है लगभग 2.25 लाख 2,15,000 पर मंथ, और यहां पे उनकी संपत्ति बताई गई है 1.64 करोड़। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जो आय बताई गई है इसी के लमसम है 2-2.5 लाख।
जो पर मंथ की सैलरी है, लेकिन उनकी जो संपत्ति दिखाई दे रही है 3.80 करोड़। महाराष्ट्र के सीएम की जो सैलरी दिखाई दे रही है वो 3,40,000 रुपए पर मंथ। उस हिसाब से उनकी भी संपत्ति इसी के लमसम दिखाई दे रही है। तो कुल ले देके अगर देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की सैलरी 3,90,000 है और अरुणाचल के सीएम की सैलरी तो 1,33,000 है, लेकिन उनके पिताजी भी सीएम थे अरुणाचल के और इसकी वजह से उनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगे। और जितने नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, भले उनकी 1 लाख के आसपास सैलरी है, मिजोरम की तो 1,05,000 ही सैलरी है सीएम की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों के मुख्यमंत्री तो सारे के सारे करोड़पति हैं। 50 करोड़ 40 करोड़ इस तरीके से उनकी एसेट वो चुनाव आयोग में शो कर रहे हैं। 1 करोड़ की बात नहीं है, यहां तो 50-60 करोड़ चल रहा है। आंध्र प्रदेश के जो पूर्व सीएम है जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस के, उनके भी पिताजी सीएम रहे थे और उनकी 510 करोड़ की संपत्ति है। तेलुगु देशम जो पार्टी के सुप्रीमो हैं चंद्रबाबू नायडू, इनकी कंपनी बहुत सारी चलती है, शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है, हेरिटेज फूड्स डेयरी से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। तो जब हंग असेंबली आई, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो जैसे ही टीडीपी ने घोषित किया कि हम समर्थन देंगे, इनको एक दिन के अंदर में 858 करोड़ का लाभ हुआ शेयर मार्केट में। इतनी तेजी से शेयर प्राइसेस भागी। 1 साल के अंदर में इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 3200 करोड़ से बढ़ के हो गई है 4500 करोड़, 1300-1400 करोड़ की वृद्धि दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति है इनकी चंद्रबाबू नायडू की। और चलिए वो तो बिजनेस कर रहे हैं, जो अब जैसे पेमा खांडू है, उनका तो कोई बिजनेस का है नहीं, राजस्थान के सीएम हैं, उनकी भी 1.46 करोड़ की दिख रही है टोटल जो एसेट है। भजन लाल शर्मा, तो इस तरीके से सारे सीएम्स की बात यहां पे की गई। अब इतना पैसा आ रहा है तो ये जो एडीआर है संस्था, इसकी रिपोर्ट को हम क्यों सही माने? क्या सच्चाई है? और बात तो सही है। देखिए, आम जनता भले गरीब हो, भुखमरी में जी रही हो, बेरोजगारी दर बढ़ रही हो, लोग गरीब हो रहे हो, अपना हेल्थ भी सही से नहीं दिखा पा रहे हैं, डॉक्टरों की फीस बढ़ती जा रही है, प्राइवेटाइज्ड हॉस्पिटल लोगों को चूस रहे हैं, यहां तक कि डेड बॉडीज को भी नहीं दे रहे हैं मरने के बाद कि पैसा जमा करो तब देंगे। एजुकेशन में स्थिति एकदम खराब है। प्राइवेट स्कूलों की रोज न्यूज छपती रहती है कि लोगों के बच्चों को नाम काट दिया जा रहा है, हाई फी स्ट्रक्चर है, हर साल फी बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे खूब पैसा लेते हैं। सरकारी स्कूलों और सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी खराब स्थिति है कि लोग जो अच्छे हैं वो भेजना ही नहीं चाहते अपने बच्चों को वहां पे, और लोगों को इलाज के लिए ले नहीं जाना चाहते। तो खराब स्थिति है बहुत ज्यादा, और ये समस्या बहुत गंभीर है जिसको कि हमें एड्रेस करना पड़ेगा। बिना इसको एड्रेस किए समस्या ठीक नहीं होगी। अब ये समझिए कि एडीआर ने जो रिपोर्ट दी है वो भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत चिंता की स्थिति बता रहा है। एडीआर इसके पहले भी रिपोर्ट दे चुकी है। एडीआर को लेके कहा जाता है कि भाई इसने एक संस्था बनाई है, वैसे तो ये 1999 में बनी है, लेकिन इसमें इसका मूल उद्देश्य था कि डेमोक्रेसी को ठीक किया जाए। जो क्रिमिनल्स आ गए हैं पॉलिटिक्स में, या जो पॉलिटिक्स में लोग जानकारियां छुपाते हैं, उसको जनता के समक्ष ले जाया जाए, जिससे वो वोट देते समय सोचें कि हम किस कैंडिडेट को चुन रहे हैं। तो यहां पे एडीआर ने एक अलग से संस्था बना ली है, नेशनल इलेक्शन वॉच। इसमें 1200 एनजीओ काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये खुद को कहती है कि हम नॉन प्रॉफिटेबल हैं, हम नॉन बायस्ड हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं। हम चाहते हैं कि भारत का लोकतंत्र बढ़िया हो, पारदर्शी हो, पॉलिटिकल पार्टियों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर हो, उनकी फंडिंग पारदर्शी हो, जिससे कि डेमोक्रेसी मजबूत बने। इस हालांकि आरोप भी लगाए जाते हैं बहुत सारे कि एडीआर विदेशी फंडिंग ले रहा है। इसके ऊपर बहुत एडवर्स टिप्पणियां भी की हैं। जैसे एक जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, दीपांकर दत्ता जी, उन्होंने कहा 2023 में कि भाई ये संस्था बहुत गड़बड़ काम कर रही है, देश के विकास को रोकने का काम कर रही है, खाली डेटा मिंट कर रही है और आलतू फालतू बातें कर रही है। लेकिन एडीआर कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है, 1999 में बनी है, 1999 के वर्ष में बनी है, और इसमें 10 तो
आईआईएम के प्रोफेसर थे, जो आईआईटी से भी पढ़े हुए हैं। एक दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर थे और एक अन्य यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो 12 लोग जो आईआईटी के प्रोफेसर थे आईआईएम के, उन लोगों ने इसको बनाया कि डेमोक्रेसी ठीक हो। तो टॉप के ब्रेनो लोगों ने इसको बनाया है। इन्होंने अपनी एक ऐप भी डेवलप की है, माई नेता ऐप, और उसी पे सारे नेताओं की स्थिति जो वो चुनाव आयोग में देते हैं, हलफनामा, एफिडेविट, वो सारा कुछ आ जाता है। तो ये स्थिति है। हालांकि एनजीओ को लेके तो बड़ा आरोप भी लगते हैं। भारत में 1.87 लाख रजिस्टर्ड एनजीओ हैं जो अपनी पूरी फाइनेंशियल डेटा देते हैं और सारी जानकारियां देते हैं। और वैसे तो 33 लाख के आसपास टोटल हैं जो अन्य सरकारी विभाग बताते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड इतने ही हैं। 2021 में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो एनजीओज हैं, सोशल सोसाइटीज हैं, ये 4th जनरेशन वॉर लड़ रही हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये कभी भी, जैसे कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है, अब माइनिंग का काम हो रहा हो, परमाणु रिएक्टर बन रहे हो, या कोई भी विकास का काम हो रहा है, तो आके रोक देते हैं, जिससे हमारी जीडीपी प्रभावित होती है 2 से 3%। लेकिन सरकार के इस विचार से लोग नहीं सहमत हुए। कहे कि नहीं भाई, एनजीओ के ऊपर आप जानबूझ के चाह रहे हैं कि आप मनमाने तरीके से अडानी अंबानी या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ठेके दे दें, आप सारी चीजें सौंप दें। क्योंकि ये जो एनजीओ है पर्यावरण से रिलेटेड हैं, ट्राइबल्स से रिलेटेड हैं, जनजातियों से रिलेटेड हैं, वो महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड हैं, शिक्षा से रिलेटेड हैं, समाज से रिलेटेड हैं। तो ऐसा नहीं कि एनजीओ खराब काम कर रहे हैं। जैसे कई सारी एनजीओज हैं, जैसे मेधा पाटकर थी, उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन। आज भी एक प्रथम एनजीओ है जो काम करता है एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, और इस तरीके से एक क्राई संस्था है जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है। तो बहुत सारे हैं। एलजीबीटीक्यू के अधिकारों के लिए कई सारी, नाज फाउंडेशन है, वो एनजीओ है, वो काम कर रहा है, जैसे कि उन्होंने कई सारे काम किए। तो कहने का मतलब यह है कि एनजीओ सारे गड़बड़ नहीं होते। सरकार चाह रही है कि एनजीओ को दबा दे, जिससे उससे कोई सवाल पूछने वाला ना हो। तो अलग अलग आरोप प्रत्यारोप हैं, वो आपको तय करना है कि कौन सही कौन गलत। लेकिन एडीआर का जहां तक बात है, तो एडीआर बहुत क्रेडिबल संस्था है। इन्होंने बड़ा रिसर्च करके ये रिपोर्ट जारी की है। 2002 के आसपास में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, एडीआर ने एक केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? ये कहा कि भाई जो भी कैंडिडेट होंगे वो क्या करेंगे, जो भी कैंडिडेट होंगे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड का अपना डेटा देंगे, अपना पूरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड का डेटा देंगे, पूरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड का डेटा देंगे, और अपनी जितनी गतिविधियां हैं, जो अपनी लाइफ है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको चुनाव आयोग को देनी होंगी। तो ये बहुत बड़ा काम था इसका, सुप्रीम कोर्ट का। ये बहुत बड़ा काम था सुप्रीम कोर्ट का, और एडीआर ने ही वो केस फाइल किया था। एडीआर ने ही वो केस फाइल किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसको कि हमें समझना है, ठीक है। तो एडीआर जिस संस्था का नाम है वो बड़ा क्रेडिबल है, हालांकि इसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं। तो देश के नेता अमीर होते जा रहे हैं। एडीआर ने एक और रिपोर्ट दी जो बड़ा महत्वपूर्ण है। एडीआर ने कहा कि देश में जो 543 सांसद चुन के आए 2024 में, इसमें से 543 में से 251 के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं, और ये मान के चलिए कि 171 जो है उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। और एक मजे की बात यह है कि कांग्रेस के 99 जो एमपीज हैं, इनके कांग्रेस के सबसे अधिक जो एमपीज हैं वो क्रिमिनल चार्जेस वाले हैं 49, लगभग 49% हो गया। समाजवादी पार्टी के टोटल 37 एमपीज में से 21 है, लगभग 46% हो गया, इनका लगभग 49% हो गया। और बीजेपी के चुने गए सांसद थे 240, इसमें से 94 जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, इसका मतलब 39%। तो सबसे कम बीजेपी के क्रिमिनल्स निकल के आ गए। हालांकि लमसम आंकड़े बराबर ही हैं,
तो कहीं ना कहीं जो 30 मुख्यमंत्री हैं 12 के ऊपर 40% के आसपास बताइए क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं, और ऊपर से इनमें देखिए क्या स्थिति है। तो हालात बहुत गंभीर हैं, मामला बहुत गड़बड़ होता जा रहा है, और एक तरीके से भारत में राजनीति एक क्रोनी कैपिटलिज्म में बदल गई है। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? एक टर्मिनोलॉजी है। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, और पूंजीवाद मतलब प्रॉफिट, किसी भी तरीके से प्रॉफिट कमाना। कोई भी कंपनी होगी चाहे विदेश में चाहे देश के अंदर में, वो एकमात्र उनका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। क्रोनी मतलब होता है साठ गांठ। अब किसके साथ साठ गांठ होगी? सरकार कौन चलाता है? सरकार चलाते हैं पॉलिटिशियंस। तो जब पॉलिटिशियंस बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिल जाते हैं, जो अब आरोप लगाए जाते हैं ना कि अडानी अंबानी, अब किसी की सरकार हो इनका काम थोड़े ना रुकेगा, चाहे वो माफियाज हों चाहे वो ऑफिसर्स हों, सब मिलके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं और आम जनता को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यही है क्रोनी कैपिटलिज्म। तो यही वजह है कि जब हम ये कहते हैं कि नेता धनी होते जा रहे हैं, उन्हीं के अच्छे दिन आते जा रहे हैं और आम जनता परेशान होती जा रही है, आम जनता की सुनवाई नहीं है, आम जनता गरीब होती जा रही है। स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है तो पेपर आउट हो जाता है, तो उसमें भी जो पैसे वाला है वो सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसा देके पेपर आउट करा लेगा। भेद खुला खुला ना खुला तो उसकी मौज है। और गरीब लोग फिर छंट जाएंगे सिस्टम में, इलाज कराने जाएंगे तो महंगे इलाज के चक्कर में आम लोग दम तोड़ेंगे। जिस देश में 90% आबादी 5 किलो के अनाज पे निर्भर है, 70% के आसपास लोग डेली 200 रुपए भी नहीं कमा पाते। उस देश में शिक्षा अगर महंगी हो, स्वास्थ्य महंगा हो, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो, उस देश में बुलेट ट्रेन चला के क्या करेंगे आप? जब बेसिक सुविधाएं नहीं हैं और नेता और उद्योगपति ही अमीर होता जा रहा है, तो चौथी इकोनॉमी बनने का क्या फायदा है? हम बहुत जोर शोर से कहते हैं कि अब हम चौथी से तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे। आप सारा पैसा तो इस देश का 90% पैसा 10% लोगों के हाथ में सेंटर्ड है, केंद्रित है, और देश की 90% आबादी के पास खाली 10% पैसा है। तो क्या फायदा है ऐसे आर्थिक विकास का? ये बात सोचने वाली जरूर है। तो अपने विचार जरूर रखिएगा। आपको क्या लग रहा है कि ये जो नेता अमीर होते जा रहे हैं, क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं पॉलिटिक्स में, आम जनता की समस्याएं कैसे हल होंगी जब लोकतंत्र में ऐसे लोग आते जाएंगे? तो लोकतंत्र एक झांसा हो गया है क्या? खाली वोट लीजिए और अपना काम बनाइए। आपको क्या लग रहा है? विचार जरूर रखिएगा। अगर ये पॉइंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं इसी तरीके की किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।